तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को। कंपनीज़ की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, गज़ब की बैलेंस शीट है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनीज़ हैं, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है सभी कंपनीज़ के पास। लेकिन अगर स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक अभी थोड़े सा वीक यहाँ पर नज़र आ रही है, यानी कि वीकनेस नज़र आ रही है, तो स्टॉक प्राइस और यहाँ पर गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। तो अगर आप देखिए इन कंपनीज़ में हैवी पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वो हम डिस्कस करेंगे, टेक्निकली एनालाइज़ करेंगे और कुछ बिज़नेस एंड फंडामेंटल अपडेट्स भी आपके साथ साझा करूँगा। तो काफ़ी लर्निंगफुल वीडियो है, बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे नवीन फ्लोरिन के बारे में। जी हाँ, तो देखिए नवीन फ्लोरिन को काफ़ी निचले स्तरों से मैंने कवर किया है। हालाँकि रिसेंट टाइम में इसको मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि काफ़ी रन अप हो चुका है और इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महँगा हो चुका है। अभी हमें टेक्निकली बात करें सबसे पहले तो आप देखिए कि 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर वीक नज़र आ रहा है कि मूविंग एवरेजेस के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ सकता है। तो स्टॉक में मुझे लग रहा है यहाँ पर और गिरावट हो सकती है और सेलिंग आ सकती है। तो जो इसका अच्छा लेवल होगा बाइंग करने का, जहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे नज़र आती है थोड़ी बहुत, वो है 3400 से 3500 के लेवल के आसपास। तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। अब दूसरा रीज़न यहाँ पर बताएं, टेक्निकली तो हमने देख लिया वीक नज़र आ रहा है। दूसरा रीज़न है वैल्यूएशन। तो 73 के पी पे ये स्टॉक चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा नज़र आता है। अगर मैं इसका हिस्टोरिकल पी देखूँ तो देखिए हिस्टोरिकल जो मीडियन पी है इसका 20 से भी कम है। तो अभी ये काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालाँकि देखिए ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है वो भी यहाँ पर 30 टू 40% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ठीक है? इसको अच्छे खासे बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं अभी एग्रोकेमिकल स्पेस में। अभी आई थिंक हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन्स का इसको एक हनीवेल से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी साइज़ है। हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन्स में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सीडीएमओ पाइपलाइन इनकी काफ़ी अच्छी है, ठीक है? और साथ ही साथ स्पेशलिटी जो केमिकल बिजनेस है इनका सेगमेंट है, वहाँ पर भी ये काफ़ी सारे न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, ग्रोथ अच्छी आ सकती है 30 to 40% की। लेकिन अगर ग्रोथ नहीं आई तो मेरे को लगता है स्टॉक में पिटाई हो सकती है, क्योंकि अगर जिस प्रकार की इसको वैल्यूएशन मिल रही है, ईपीएस ग्रोथ यहाँ पर एनालिस्ट के हिसाब से नहीं आई, तो यहाँ पर स्टॉक काफ़ी गिर सकता है। तो इसमें मुझे लगता है क्वार्टर 3 का एटलीस्ट वेट करना चाहिए। यहाँ पर कोई भी पोजीशन अभी नहीं बनानी चाहिए। नीचे से निचले स्तरों से इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड रहिए। बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त है, एक ज़बरदस्त फ्लोरिन प्लेटफॉर्म है इनके पास, गजब का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ग्लोबल जो इनोवेटर्स हैं क्रैम्स स्पेस में, उनके साथ काफ़ी अच्छा इनका जो है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। तो इंडस्ट्री टेलविंड्स भी नज़र आती है। अगर मैं फ्लोरीन स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर एसआरएफ भी अच्छी नज़र आती है, गुजरात फ्लोरो केमिकल्स भी अच्छी नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर नीश में बात करें तो नवीन फ्लोरी और एसआरएफ है। तो नवीन काफ़ी महंगी नज़र आ रही है, तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। जी हाँ, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में भी काफ़ी गिरावट हो चुकी है। आप देखिए एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ये स्टॉक लगातार चल रहा है। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को मैंने पहले कवर किया है, लेकिन हमेशा से आपको मैंने यहाँ पर कॉशियस एडवाइस ही दी है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स से दूर रहिए, क्योंकि बेसिकली जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसका कमोडिटाइज्ड नेचर का नज़र आता है, और हमने इसके बारे में पहले भी डिटेल में बात करी है। अभी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है स्टॉक। आप देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो वीक नज़र आ रहा है। अच्छा खासा सपोर्ट है, हालांकि ये वाला एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। यहाँ पर एक अच्छा खासा देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस था जो एज ए सपोर्ट काम करा, वापस यहाँ पर सपोर्ट लेके स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया है। लेकिन अभी भी वीक नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर गिरावट हो सकती है, क्योंकि क्वार्टर 3 यहाँ पर थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है। क्योंकि देखिए इसका जो बेसिकली जो यहाँ पर स्पेशलिटी इंटरमीडिएट सेगमेंट में या फिर एसआई सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है, जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ इसका रेवेन्यू आ रहा है वो एक्सपोर्ट से ही आ रहा है। एक्सपोर्ट से आई थिंक इसका 40 to 50% रेवेन्यू आ रहा है इन स्पेशलिटी इंटरमीडिएट सेगमेंट, जहाँ पर एसिटिक एसिड का काफ़ी यहाँ पर ये जो है इथाइल एसीटेट बना रहे हैं, वहाँ पर एसिटिक एसिड का काफ़ी यूज़ है। तो वहाँ पर प्राइसेस में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़, तो ये इसकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पर प्रेशर रह सकता है। तो लेट्स सी क्वार्टर 3 कैसा रहता है। क्वार्टर 3 का वेट कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर अपनी डिसीजन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी इसको वेट एंड वॉच पे डालना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर रिलैक्सो फुटवेयर। तो रिलैक्सो फुटवेयर में जिस प्रकार का पिछला क्वार्टर रहा, काफ़ी वीक क्वार्टर था रिलैक्सो के लिए। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन है हमको साफ साफ देखने को मिला। मार्जिन्स जो है सिंगल डिजिट में जाते हुए नजर आए इस कंपनी के, जो पहले नहीं गए थे। मार्जिन्स वर ब्लीडिंग। तो मेरे को लगता है Q3 का वेट करना चाहिए। यहाँ पर लेट्स सी वॉल्यूम पिकअप होते हैं नहीं, जो इन्होंने प्राइस हाइक किए थे उसका कुछ बेनिफिट इनको जो है
रिजल्ट में मिलता है या नहीं। टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली वीक नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। मुझे लगता है 850 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो यहाँ पर 850 तक आता है या 800 की रेंज में आता है तो इसको बाय कर सकते हैं। हालांकि देखिए इस लेवल पे बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि टीयर 3 टीयर 4 में इसका अच्छी पकड़ है रिलैक्सो की। और मुझे लगता है कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है फुटवेयर सेगमेंट में। फुटवेयर जो वैल्यू जो मास सेगमेंट है वहाँ पर रिलैक्सो की अच्छी पकड़ है, वहाँ पर ये मार्केट लीडर है और उसको बीट कर पाना काफ़ी मुश्किल है मेरे को लगता है टीयर 3 टीयर 4 में। तो धीरे धीरे इसको ऐड किया जा सकता है। वैल्यूशन की बात की जाए तो वैल्यूशन थोड़े से महंगे नज़र आते हैं, बिकॉज जिस प्रकार का ये कंसिस्टेंट रहा है, कंपाउंडिंग इसने करके दी है, जिस प्रकार की पकड़ है, जिस प्रकार का इसके पास एक मोट है वैल्यू सेगमेंट में, मास सेगमेंट में, तो उसका यहाँ पर इसको वैल्यूशन उतने मिलते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर नंबर अच्छे नहीं आएंगे, क्वार्टर 2 में अच्छे नहीं आए, क्वार्टर 3 में अच्छे नहीं आए, तो फिर इसकी और भी पिटाई हो सकती है। तो थोड़ा अभी इसको ऐड कर रहे हैं तो बहुत कम ऐड कीजिए। क्वार्टर 3 में अच्छे नंबर आए तो उसके बाद ऐड कर सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों। अगर स्टॉक ऊपर यहाँ पर भी आ गया, 1000 के लेवल पे भी आ गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। जब इसको 3000 जाना है, 5000 जाना है तो 1500 पे भी ऐड कर लेंगे, क्या दिक्कत है। एक बार स्ट्रेंथ तो आने दीजिए, नंबर तो दिखने दीजिए, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा वहाँ पर देख सकते हैं। कॉशियस एडवाइस ही उसमें भी रहेगी। मान्यवर है नेक्स्ट, यानी कि वेदांत फैशन। अगेन एक गज़ब का बिजनेस है, लेकिन टेक्निकली आप देखिए यहाँ पर हमने बात करी थी कि मान्यवर को बाय नहीं करना है। यहाँ पर हमने बात करी थी, यहाँ पर मैंने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो यहाँ पर गिर सकता है स्टॉक, और उसके बाद गिरा है। उसके बाद स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करा, एक अच्छा खासा सपोर्ट था ये वाला। आप देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट, फिर जो रेजिस्टेंस था वो एज सपोर्ट काम किया कई बार। यहाँ पर बहुत तगड़ा सपोर्ट है, लेकिन इस सपोर्ट के अब नीचे चल रहा है तो थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो मुझे लगता है स्टॉक में और गिरावट हो सकती है, क्योंकि इसके वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा, आई थिंक 85 to 90 के पी पे ये स्टॉक चल रहा है। हालांकि नीश ब्रांडेड रिटेल में आता है, रिटेल कैटेगरी में पी ज़्यादा ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है अभी देखना चाहिए आपको क्वार्टर 3, क्योंकि क्वार्टर 3 इनका स्ट्रॉन्ग रहता है, सीजनल अच्छा क्वार्टर है, क्वार्टर 4 भी अच्छा रहता है। तो उनका वेट कीजिए, उसके बाद बाय कर सकते हैं। मान्यवर लॉन्ग टर्म स्टोरी नज़र आती है। इंडियन वेडिंग जो सेगमेंट है, स्पेस है, वो एक एवर ग्रोइंग स्पेस नज़र आता है। तो इसको आप और स्टडी कर सकते हैं। मैनेजमेंट अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी है, कैश फ्लो कंपनी अच्छा जनरेट करती है, तो इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन वैल्यूएशन देखिए, बिजनेस अच्छा है लेकिन प्राइस अच्छा नहीं है अभी बाय करने के लिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आप अपना डिसीजन एक बार अपनी रिसर्च के बाद ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर देखिए टाटा एलेक्सी। और टाटा एलेक्सी को तो मैंने कितनी बार यहाँ पर आपको बोला, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर बोला बाय नहीं करना है, यहाँ पर कई बार बोला। ये तो आपको पता ही है अगर हम ऐसे जुड़े हुए, तो अगर आपने नहीं बाय किया है तो अच्छी बात है, लेकिन बाय किया है तो मुझे लगता है कि देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है कंपनी। वेट जो है इसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अभी भी स्टॉक में गिरावट रह सकती है, क्योंकि टेक्निकली काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। और जो फ्रेश ऐड करना चाहता है उसको मैंने बोल दिया था, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। क्वार्टर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है टाटा एलेक्सी के लिए, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मीडिया हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये एक ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पर ह्यूज ग्रोथ टेलविंड्स आ सकती है आगे आने वाले समय में। इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम एविडेंट नज़र आती है, ग्लोबल केपेक्स हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम में, और टाटा एलेक्सी केपीआईटी जैसी कंपनीज ग्लोबल कस्टमर बेस है इनका। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पर इस थीम को प्ले किया जा सकता है। तो टाटा एलेक्सी और ऐसी कंपनीज जो है यहाँ पर मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ज़रूर इश्यूज़ हैं। वैल्यूशन अगर ज़्यादा हो जाती है तो स्टॉक में करेक्शन आती है, ये तो हमको पता ही है, इसलिए मैंने मना किया था। लेकिन फंडामेंटली अच्छी कंपनीज़ हैं, तो ऊपर की स्तरों पे भी फंसे हुए हैं, तो मुझे लगता है बने रहना चाहिए। और अगर नीचे आता है 5200 तक आता है तो और ऐड इसको किया जा सकता है। तो क्वार्टर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स वेट फॉर क्वार्टर 3। लेकिन बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिर से मैं कहना चाहूँगा। नेक्स्ट दोस्तों जुबिलेंट फूड वर्क्स, काफ़ी देखिए परेशान कर रहा है जुबिलेंट फूड वर्क्स, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर पेशेंस का टेस्ट है। 44% स्टॉक गिरा है, लेकिन मैंने एक बार पहले वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया कि आज से मतलब 10 सालों की हिस्ट्री में आप देखेंगे तो 60% ये स्टॉक 3 से 4 बार गिर चुका है, 40% भी 2 से 3 बार गिर चुका है, 30% भी स्टॉक गिर चुका है। लेकिन हर बार ये स्टॉक रिकवर कर जाता है, क्योंकि मोनोपोली है, या फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट लीडर है पिज्ज़ा सेगमेंट में, विद 75% मार्केट शेयर है पिज्ज़ा सेगमेंट में। तो इसको टक्कर देना बहुत मुश्किल है। और एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर मुझे लगता है कि क्यूएसआर स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर तो ग्रोथ आनी ही आनी है। और जुबिलेंट फूडवर्क्स मार्केट लीडर है, ज़बरदस्त बैलेंस शीट है, और
स्टोर एक्सपेंशन लगातार ये कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अभी तो आई थिंक 20 मिनट डिलीवरी का भी यहाँ पर इन्होंने जो है एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है या फिर डेवलपमेंट किया है, आप कह सकते हैं। तो लेट्स सी कितना बेनिफिशियल होता है या नहीं होता, लेकिन जुबिलेंट फूड वर्क्स की अगर बात की जाए तो लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी नज़र आती है। स्टॉक में मुझे लगता है और गिरावट हो सकती है। टेक्निकली थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, 488 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। यहाँ पर आता है तो एटलीस्ट मैं तो और ऐड करूँगा, बाकी देखिए आप अपनी कन्विक्शन के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से पेशेंस का टेस्ट है, जो पेशेंस है जिसमें वो इसको ऐड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, टाइम करेक्शन में जा सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा न्यू स्टोर्स का, स्टॉक फिर से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। एक बार यहाँ पर फिर से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पिकअप होनी शुरू होगी डबल डिजिट में या फिर 8% के आसपास भी अगर कंसिस्टेंट रहती है तो मेरे ख्याल से स्टॉक ऊपर जा सकता है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रॉफिट कंपनी लगातार ईपीएस ग्रोथ जो है ईपीएस ग्रोथ आ रही है, सेल्स ग्रोथ आ रही है, मार्जिन्स कंपनी मेंटेन कर रही है। तो मेरे को लगता है कि सूनर और लेटर प्राइस जो है यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी को, स्टॉक का प्राइस जो है यहाँ पर ईपीएस को फॉलो करेगा, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी को फॉलो करेगा और स्टॉक ऊपर जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन जाएगा ज़रूर। तो यहाँ पर थोड़ी और गिरावट हो सकती है, तो वेट एंड वॉच कीजिए, Q3 का नंबर्स का वेट कीजिए, उसके बाद बाय कर सकते हैं। देखिए ज़्यादातर केस में यही है कि Q3 के नंबर्स का वेट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है काफ़ी सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाएं, ऐसा नहीं है। देखिए लॉन्ग टर्म जर्नी है, 10-15 साल की जर्नी है। तो अगर आप 10-15 दिन रुक जाएंगे, 30 दिन रुक जाएंगे तो कोई भी यहाँ पर खराबी नहीं है। हो सकता है स्टॉक 10% ऊपर चले जाएं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए 10% से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमको यहाँ पर 10,000% रिटर्न बनाने हैं तो 10% से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये आप सोचिए। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस में भी लगातार गिरावट हो रही है। रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि कंपटीशन बढ़ रहा है इस स्पेस में। रिलायंस भी देखिए, रिलायंस जो भी है फाइनेंशियल सर्विसेज में उतर रहा है, तो वो एक बड़ा प्लेयर है और जहाँ भी वो उतरता है तो कहीं ना कहीं डिस्रप्शन तो हमेशा से हमको देखने को मिले ही है। तो बजाज फाइनेंस के लिए एक और कॉम्पिटिटर आ गया जो कि बड़ा कॉम्पिटिटर है। छोटा होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि बजाज फाइनेंस पिछले कई सालों से हर कॉम्पिटिशन को यहाँ पर मात दे रहा है, लेकिन रिलायंस एक बड़ा डीप पॉकेट प्लेयर है। तो लेट्स सी यहाँ पर किस तरीके से ये स्पेस हमको आगे चलता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर इस साल एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि मतलब पिछले 10 सालों की बात की जाए तो पहली बार एक बार 2011 में नेगेटिव रिटर्न थे, नेगेटिव 12% रिटर्न थे बजाज फाइनेंस के, और अब की बार 2022 में नेगेटिव 8% रिटर्न है बजाज फाइनेंस के। ये सिर्फ 2 ही साल ऐसे हैं पिछले 10 सालों में कि बजाज फाइनेंस नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। अदरवाइज तो यहाँ पर 50-40% CAGR से एवरेज ग्रो कर रही है कंपनी। तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो भी आपको दिखा दूँ। तो बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की अगर हम लोन ग्रोथ को कंपेयर करें तो आप देखिए, ग्रीन वाला बजाज फाइनेंस है, स्काई ब्लू जो है HDFC बैंक है। तो बजाज फाइनेंस अगर हम देखें तो 2012 से अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 73% लोन ग्रोथ थी, फिर कम होती जा रही है। लगातार यहाँ पर लोन ग्रोथ कम हो रही है, लेकिन HDFC बैंक कंसिस्टेंट 22% के आसपास लोन ग्रोथ कर रहा है। और आगे जो फाइनेंशियल ईयर 24 होगा उसमें एज पर एक्सपेक्टेशन यही है कि बजाज फाइनेंस की लोन ग्रोथ 23% रहेगी और HDFC की यहाँ पर 26% रह सकती है। तो ये जो वैल्यूएशन गैप है HDFC की, अगर आप बात करें तो प्राइस टू बुक आई थिंक 3.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चल रहा है और बजाज फाइनेंस 8 टाइम प्राइस टू बुक पे चल रहा है। तो ये जो वैल्यूएशन कंसर्न है यहाँ पर निवेशकों को थोड़ा सा सता रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट आप बुकिंग कह सकते हैं या फिर सेलिंग आप कह सकते हैं कि होती हुई देखने को मिल रही है। कोटक बैंक, मतलब जो जहाँ पर जो NBFC, जो बेसिकली जो प्राइवेट बैंक्स हैं, वो अच्छी लोन ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहे हैं। ICICI बैंक 25% से ग्रो कर रहा है, उनकी प्राइस टू बुक 3 टाइम्स के आसपास है और बजाज फाइनेंस की 7 to 8 टाइम्स के आसपास है। तो ये वैल्यूएशन गैप यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक में दोस्तों ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक 6,000 तक भी यहाँ पर आ सकता है। तो 6,000 तक आता है तो अगेन बाइंग ही इसमें करनी है। देखिए जिस प्रकार से इंडिया, अगर इंडिया ग्रो होगा उसके साथ साथ यहाँ पर क्रेडिट जो ग्रोथ है वो भी हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो उस क्रेडिट को केटर करने के लिए यहाँ पर बड़ी NBFCs, बड़े बैंक्स ही यहाँ पर उसको पूरा करेंगे। तो बजाज फाइनेंस कंज्यूमर लोन्स की बात की जाए तो उसमें मार्केट लीडर है, तो उसको अभी भी मेरे को लगता है टक्कर देना मुश्किल है, लेकिन प्रेशर रहेगा, वैल्यूएशन प्रेशर रहने वाला है यहाँ पर, जैसे कि मैंने रीज़न आपको यहाँ पर बता दिए। तो हो सकता है ये टाइम करेक्शन में चला जाए, टाइम करेक्शन में जा सकता है, ये इसी रेंज में ट्रेड करता रहे अगले 1 साल भी। तो ये देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर अगर
स्टॉक रेंज बाउंड हो जाता है और ईपीएस ग्रोथ थोड़ी थोड़ी होती रहती है, तो उसके वैल्यूएशन जब ठीक हो जाएंगे, जब 3 to 4 से 5 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा प्राइस टू बुक पे, तो वहाँ पर एक बढ़िया मौका होगा इसको एक्यूमुलेट करने का। हालांकि इसको तो अभी भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है, मुझे लगता है इन लेवल्स पे भी इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6,000 के लेवल पे आएगा तो और अच्छी बाय हो सकती है, और Q3 के नंबर्स का एटलीस्ट हमको वेट अभी करना है। नेक्स्ट दोस्तों एसबीआई कार्ड, एक और बड़ी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड में इंडिया जैसी इकोनॉमी में हमको देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक यहाँ पर टेक्निकली वीक नज़र आ रहा है, 713 तक ये स्टॉक आ सकता है, तो इसको भी आप जो है बाय कर सकते हैं अगर आपको क्रेडिट कार्ड की थीम प्ले करनी है। इंडिविजुअल स्टॉक के थ्रू प्ले करनी है तो एसबीआई कार्ड है, नहीं तो एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक भी आप जो है बाय कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस के भी कार्ड आने वाले हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एथर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो देखिए एथर इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी बड़ी कंपनी बन सकती है, क्योंकि इसके पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं क्रैम्स में या फिर आप कह सकते हैं कि एपीआईज़ में, वो काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन स्टॉक बहुत महंगा है। वैसे यही कंसर्न है कि ये 90 के पी के आसपास चल रहा है, और मैंने यहाँ पर आपको मना किया था कि एक बार जब ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हो जाए इस लेवल पे, हालांकि मैंने बोला था बाय नहीं करना है, उसके बाद तो काफ़ी गिरावट हो चुकी है। आप देखिए, आई होप आपने बाय नहीं करा होगा, और अभी भी मुझे लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए, यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए एथर इंडस्ट्रीज़ को। रीज़न इसके पीछे देखिए कई सारे हैं। अगर हम बात करें तो केमिकल स्पेस में 90 का पी सस्टेन नहीं कर पाता। हमने क्लीन साइंस में भी देखा है, हमने दूसरी कंपनीज में भी देखा है कि 100 का पी सस्टेन कर पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी काफ़ी हमको देखने को मिलती है। ऊपर से यहाँ पर 84, आई थिंक 84% के आसपास तो प्रमोटर होल्डिंग ही है, तो एक प्रमोटर सेलिंग ओवरहैंग है, वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। इस क्वार्टर आप देखिए तो सेल्स फ्लैट थी, इनफैक्ट नेगेटिव सेल्स थी, नेगेटिव फ्लैट सेल्स थी, प्रॉफिट भी फ्लैट था। तो यहाँ पर वेट करना चाहिए Q3 का एटलीस्ट। हालांकि कंपनी गुड है, बट यहाँ पर इस प्राइस पे मुझे थोड़ी सी समझ नहीं बैठ रही। 90 के पी पे अगर हम बाय करेंगे तो वहाँ पर ग्रोथ आना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ नहीं आएगी तो स्टॉक की पिटाई होगी, तो वो एक रिस्क हो जाता है। वैल्यूएशन को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए बीएससी लिमिटेड, कैपिटल मार्केट की एक शानदार कंपनी। स्टॉक में 46% से ज़्यादा की करेक्शन हो चुकी है। आप देखिए ऑलमोस्ट 50% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है, और टेक्निकली आप देखेंगे तो वीक नज़र आ रहा है। एक मेजर जो यहाँ पर एक सपोर्ट था उसको ब्रेक डाउन दे चुका है, तो यहाँ पर गिरावट और हो सकती है। और इनफैक्ट यहाँ पर देखिए एनएससी का आईपीओ भी आएगा, तो कहीं ना कहीं वो भी एक ओवरहैंग है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं एनएससी पे मूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो बीएससी में सेलिंग आ सकती है। साथ ही साथ बीएससी ऑलरेडी देखिए इक्विटी सेगमेंट में मार्केट शेयर लूज़ कर ही रहा है, आप सभी को पता है। एनएससी मार्केट शेयर गेन कर रहा है, इक्विटी, डेरिवेटिव्स सभी में मार्केट शेयर गेन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो बीएससी में वीकनेस आ रही है, लेकिन बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। तो अगर आप यहाँ पर कन्विक्शन है तो बने रह सकते हैं। अदरवाइज एनएससी का आईपीओ जब आएगा तो उसमें तो अप्लाई करना ही है। वैल्यूएशन देखेंगे उसके बाद, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके अप्लाई करना है, लेकिन हाँ एनएससी में डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कहानी होगी बीएससी और एनएससी, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन Q3 का वेट कीजिए, यहाँ पर मेरे को लग रहा है थोड़ी और गिरावट हो सकती है। स्टॉक 470 के आसपास भी आ सकता है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर CDSL, एक और कैपिटल मार्केट की कहानी। टेक्निकली वीक नज़र आ रहा है, स्टॉक 1000 के लेवल्स तक आ सकता है। हालांकि बाय करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे भी कर सकते हैं। ये एक रेंज है 1000 से लेकर अभी 1100 के आसपास है, और 1000 के बीच में देखिए इन इन रेंज में आप इसको बाय करते रहिए। लॉन्ग टर्म स्टोरी है, लेकिन अगर इसने 1000 का लेवल तोड़ा तो फिर इसमें और वीकनेस आ सकती है, फिर पता नहीं कहाँ जाएगा। तो 1000 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर और गिरावट हो सकती है, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म मेरे को लगता है हर गिरावट पे इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है, धीरे धीरे एसआईपी वे में बाय किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी है देखिए एल्काइल अमाइंस। एल्काइल अमाइंस में भी लगातार गिरावट है, 45% स्टॉक गिर चुका है। रीज़न वही है कि रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन था, यूरोप में क्राइसिस जो है, एनर्जी प्राइसेस इतने ज़्यादा थे कि सारी चीज़ें यहाँ पर महंगी हो गई। देखिए अमोनिया जो इनका एक मेजर रॉ मटेरियल है, अमोनिया का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हमको इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स टूटते हुए नज़र आए, बिट्टा टूटता हुआ नज़र आया। डोमेस्टिक फार्मा में अमाइंस की काफ़ी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो डोमेस्टिक फार्मा भी स्लो डाउन के थ्रू गुजर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो इम्पैक्ट यहाँ पर सेल्स हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, इसकी वजह से प्रेशर है, थोड़ा वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से भी थोड़ी सेलिंग हमको आती हुई देखने को मिली। तो स्टॉक मुझे लग रहा है 2500 तक आ सकता है। Q3 देखना पड़ेगा क्या यहाँ पर मार्जिन इंप्रूव होते हैं या गिरते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे। हालांकि इनका केपेक्स जो है इथाइल अमाइन वाला प्लांट जो है, आई थिंक
अगले साल फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर में आता हुआ देखने को मिलेगा। तो वहाँ से अच्छी खासी सेल्स एक्सपेक्टेड है, एसेट टर्न वहाँ पर अच्छे एक्सपेक्टेड है। तो इसको अल्काइल माइंस को मुझे लगता है अभी थोड़ा इसको इग्नोर कीजिए, इस स्टॉक को अभी एटलीस्ट 2 क्वार्टर एटलीस्ट यहाँ पर मुझे लगता है अभी बाइंग नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट बालाजी अमाइंस में इसके बात की जाए तो बाइंग की जा सकती है, क्योंकि वो वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव हो चुका है और ऑलरेडी करेक्टेड लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। तो ये है दोस्तों, देखिए स्टॉक्स, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक, और सारे स्टॉक जो हैं फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं, डेट फ्री कंपनीज हैं। बस यहाँ पर ये है कि शॉर्ट टर्म प्रेशर रह सकता है, तो वो मैंने आपको अवगत करा दिया है। बाकी हो सकता है देखिए मैं गलत भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर सही हूँ, लेकिन आप अपनी रिसर्च और स्टडी भी ज़रूर कीजिए और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है। तो अच्छा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।